तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम हरियाणा की नदियों के बारे में बात करने वाले हैं और इसकी शुरुआत हम करते हैं यमुना नदी से। यमुना नदी, जिसे हरियाणा की जीवन धारा भी कहा जाता है, किसकी सहायक नदी है? यह गंगा की सहायक नदी है। हरियाणा की जीवन धारा कही जाने वाली यमुना नदी किसकी सहायक नदी है? यह गंगा की सहायक नदी है और इसने उत्तर प्रदेश को यह हरियाणा से अलग करती है। किसको? उत्तर प्रदेश को हरियाणा से अलग करती है यमुना नदी। और कहाँ से यह हरियाणा में एंट्री करती है? उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में बंदरपूछ की पहाड़ी ढलानों से इसका उद्गम होता है। इसका जन्म कहाँ से होता है? उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय के बंदरपूछ की पश्चिमी ढलानों से। मतलब गढ़वाल हिमालय है उत्तराखंड में, उसकी बंदरपूछ की पश्चिम ढलानों से इसका जन्म होता है। और हरियाणा में यह 320 किलोमीटर का सफर तय करती है। कितना? हरियाणा में इसकी लंबाई कितनी है? 320 किलोमीटर। यह एक बारहमासी नदी है। यह हमेशा एक बहने वाली नदी है जो कभी नहीं सूखती नहीं है यह यमुना नदी कभी। और यमुनानगर के ताजेवाला के उत्तर में कालेसर से हरियाणा में प्रवेश करती है। यमुनानगर के ताजेवाला से ये हरियाणा में एंट्री करती है। कहाँ से? कालेसर से। उत्तर में कालेसर से, ताजेवाला के उत्तर में कालेसर से यह हरियाणा में एंट्री करती है। और यह कहाँ कहाँ बहती है हरियाणा में यह करनाल, यमुनानगर से एंट्री करके करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल के हसनपुर से उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ती है। उत्तर प्रदेश में यह एंट्री कर जाती है। कहाँ से? पलवल के हसनपुर से होकर। तो बिल्कुल यह उत्तर प्रदेश को हरियाणा से अलग करती है, सीमाएं बनाती है दोनों की। यमुनानगर से जब ये एंट्री करती है तो फिर जाती है ये करनाल में। करनाल के बाद पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, दिल्ली में भी ये जाती है। और पलवल के हसनपुर से होकर उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ती है। उत्तर प्रदेश में यह एंट्री कर जाती है यमुना नदी। और देखिए, आज भी हरियाणा का एक बड़ा हिस्सा यमुना नदी के किनारे बसता है। लेकिन एक समय था जब यह सरस्वती नदी के किनारे फलता फूलता था। पहले यहाँ पर एक सरस्वती नदी थी जो अब लुप्त हो चुकी है। पहले हरियाणा उसके किनारे बसता था, फलता फूलता था। लेकिन अब बहुत बड़ा हिस्सा हरियाणा का यमुना नदी के किनारे बसता है। इस पर कुछ महत्वपूर्ण संरचनाएं भी हैं। यमुना नदी पर कुछ महत्वपूर्ण संरचनाएं जैसे हथनीकुंड, ताजेवाला, हथनीकुंड बैराज ताजेवाला में, यह यमुनानगर में यह है। अनंगपुर बांध जो फरीदाबाद के अंदर है, जो इसके जल को नियंत्रित करते हैं। इसकी कुछ सहायक नदियां भी हैं। कौन कौन सी? सोम, पथराला और एक टोंस नदी जो उत्तराखंड से निकलती है। उत्तराखंड से निकलने वाली विशाल टोंस, यानी सोम, पथराला और टोंस इसकी सहायक नदी है। इस पे कौन कौन सी दो संरचनाएं बनी हुई है, बांध बने हुए हैं? हथनीकुंड बैराज ताजेवाला यमुनानगर में है ये। अनंगपुर बांध ये कहाँ पर है? फरीदाबाद में है। सहायक नदियाँ इसकी हो गई सोम, पथराला और टोंस जो उत्तराखंड से निकलती है। तो यह यमुनानगर से एंट्री करती है और निकलती कहाँ से है? उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय के बंदरपूछ की पश्चिमी ढलानों से इसका उदय होता है। और ये उत्तर प्रदेश में कहाँ से एंट्री करती है? उत्तर प्रदेश में पलवल के हसनपुर से निकलकर ये उत्तर प्रदेश में चली जाती है। और हमने क्या पढ़ा ये? फिर हम देखते हैं ये कहाँ पर, मतलब कहाँ पर ये खत्म होती है यमुना नदी, कहाँ पर ये गंगा से, यानी गंगा से इसका मिलन होता है, गंगा में ये समा जाती है। तो इलाहाबाद आज जिसको प्रयागराज बोलते हैं, उसके पास लगभग 1376 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद यमुना अपनी बड़ी बहन गंगा के साथ समा जाती है। एक ऐसा संगम जो हिंदुओं के लिए पवित्रता का प्रतीक है। तो ये गंगा नदी से मिल जाती है कहाँ पर? इलाहाबाद, जिसको पहले इलाहाबाद बोलते हैं और आज इसको क्या बोलते हैं? प्रयागराज। कितना सफर ये तय करती है? कितनी लंबाई की ये रहती है? 1376। और हरियाणा में हमने बताया था कितना ये बहती है? कितना? 320 किलोमीटर। 320 किलोमीटर का सफर ये हरियाणा में तय करती है। टोटल ये कितना करती है? 1376। उसके बाद ये इलाहाबाद, प्रयागराज में गंगा से ये मिल जाती है। तो हम अब बात करते हैं घग्गर नदी की।
मौसमी धुन। मौसमी धुन क्यों? क्योंकि यह एक मौसमी नदी है। तो घग्गर नदी जो है यह एक मौसमी नदी है जो बारिश पर निर्भर करती है। जब बारिश होती है जब इसमें पानी आता है। और ये कहाँ से इसका उद्गम होता है, कहाँ से ये बहती है? ये निकलती है हिमाचल प्रदेश के शिमला के पास डागसाई। घग्गर नदी कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश के शिमला के पास डागसाई से निकलती है। और ये सबसे पहले हरियाणा में कालका से प्रवेश करती है। कालका कहाँ पर है? ये पंचकुला के अंदर है। पंचकुला कालका से ये प्रवेश करती है। और यमुना नदी की हमने बात की थी, वो कहाँ से इसमें हरियाणा में एंट्री करती है? यमुना नदी कहाँ से एंट्री करती है? तो यमुना नदी कालेसर से हरियाणा में प्रवेश करती है, यमुनानगर के ताजेवाला की कालेसर से। और घग्गर नदी कहाँ से करती है? कालका से। कहाँ पर ही है? पंचकुला के अंदर। निकलती कहाँ से ही है? हिमाचल प्रदेश के शिमला के पास डागसाई से निकलती है। और यमुना नदी कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय के बंदरपूछ ढलानों से। ठीक है। तो ये पंचकुला के कालका से जब हरियाणा में एंट्री करती है तो ये कहाँ से होकर बहती है? कहाँ से होकर बहती है? देखिए यमुना नदी तो क्या करती है, उत्तर प्रदेश को हरियाणा से अलग करती है। यमुनानगर से वो निकलती है। इसके बाद करनाल, पानीपत, सोनीपत, दिल्ली और फिर फरीदाबाद, फिर ये उसमें कहाँ से एंट्री कर जाती है? हसनपुर, पलवल के हसनपुर से ये उत्तर प्रदेश में एंट्री कर जाती है। लेकिन ये घग्गर नदी जो है ये कालका से निकली, इसके बाद पंचकुला, अंबाला, कैथल, फतेहाबाद और फिर सिरसा से होकर गुजरती है और अंत में राजस्थान के हनुमानगढ़ के रेत में खो जाती है, वहाँ पर ये विलीन हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि हरियाणा के उत्तर पश्चिम में ये बहती है, उत्तर पश्चिम में ये बहती है। लेकिन यमुना की बात करें तो वो आपने देखा कहाँ से होकर, पानीपत, सोनीपत से होकर यहाँ दिल्ली की तरफ वो बहती है, यानी दक्षिण की तरफ ये बह रही है। और ये उत्तर पश्चिम की तरफ, ठीक है, घग्गर नदी उत्तर पश्चिम की तरफ। और पाकिस्तान में इसको हाकरा नदी के नाम से जाना जाता है, हाकरा नदी के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये कहाँ से बही? पंचकुला, अंबाला, कैथल, फतेहाबाद और सिरसा से होकर राजस्थान के हनुमानगढ़ में ये खो जाती है। पाकिस्तान में इसको हाकरा कहा जाता है। उत्तर पश्चिम में ये अपनी मधुधुन सुनाती है, उत्तर पश्चिम में ये बहती है। इसकी कुछ सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? घग्गर की सहायक नदियाँ हैं कौशल्या, मारकंडा, सरस्वती, टांगरी और चेटांग। ये सभी इसकी क्या है? सहायक नदियाँ हैं। इसके बाद हम देखते हैं मारकंडा नदी। मारकंडा एक प्राचीन नाम, एक बहती पहचान। तो मारकंडा को हमने पढ़ा था किसकी सहायक नदी है? घग्गर की। घग्गर नदी की सहायक नदी कौन सी है? मारकंडा। मारकंडा घग्गर की सहायक नदी है, जिसका प्राचीन नाम क्या है? अरुणा। मारकंडा का प्राचीन नाम क्या है? अरुणा। और यह कहाँ से निकलती है? यह है हिमाचल प्रदेश के नाहन के पास शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है। शिवालिक पहाड़ियों से मारकंडा निकलती है, हिमाचल के नाहन के पास। और हरियाणा में यह कहाँ से एंट्री करती है? हरियाणा में यह अंबाला जिले में सबसे पहले एंट्री करती है। कहाँ से प्रवेश करती है? अंबाला में यह सबसे पहले प्रवेश करती है और कुरुक्षेत्र की सनीसा झील में बहती है। कुरुक्षेत्र की सनीसा झील में यह बहती है और फिर कैथल के पास घग्गर नदी में मिल जाती है। घग्गर की ये सहायक नदी है तो घग्गर में मिल जाती है। कहाँ पर? ये कैथल के पास। इसकी कुछ सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? रण, बेगना और नकटी। मारकंडा की रण, बेगना और नकटी इसकी सहायक नदियाँ हैं। और अगर फिर टांगरी की बात करें, टांगरी नदी जो मोरनी की पहाड़ियों की से एक धारा, यानी पंचकुला की मोरनी की पहाड़ियों से एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण नदी टांगरी निकलती है। कहाँ से निकलती है टांगरी नदी? पंचकुला की मोरनी की पहाड़ियों से। मोरनी की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? पंचकुला में है, उससे यह है टांगरी नदी निकलती है और अंबाला के मुलाना के पास मारकंडा नदी में मिल जाती है। किस नदी में मिल जाती है? मारकंडा नदी में मिल जाती है टांगरी नदी। कहाँ पर? अंबाला के मुलाना के पास। अंबाला के मुलाना के पास यह मारकंडा नदी में मिल जाती है। उसकी सहायक नदियाँ कौन सी है टांगरी की? बलियारी और आमरी। कौन कौन सी? बलियारी और आमरी किसकी सहायक नदियाँ हैं? टांगरी की। देखिए आप इससे गो थ्रू हो जाइए। जब हम इस पे बेस लास्ट में एमसीक्यू करने वाले हैं, महत्वपूर्ण एमसीक्यू करने वाले हैं, उनमें ये आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए और नदी के बारे में बात करते हैं। अब हम बात करते हैं सरस्वती नदी की।
आप सभी जानते हैं सरस्वती नदी एक लुप्त हो चुकी है। ये नदी एक लुप्त हुई विरासत, एक अमर कहानी। यह सबसे रहस्यमय और पवित्र नदियों में से एक है। सबसे रहस्यमय और पवित्र नदियों में से एक है क्योंकि यह अब लुप्त हो चुकी है। प्राचीन काल में यह बहती थी। इसके किनारे बहुत से ऋषि मुनि रहते थे। हरियाणा इसी के नदी के किनारे पर पहले बसा हुआ था। वर्तमान में यह लुप्त हो चुकी है, लेकिन माना जाता है कि यह हिमाचल प्रदेश के सिरमौर की बर्फीली पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है ये? हिमाचल प्रदेश के सिरमौर की बर्फीली पहाड़ियों से। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर की बर्फीली पहाड़ियों से यह निकलती थी सरस्वती नदी। और यमुनानगर के मुगलावली गांव में इसके अवशेष मिले हैं। यमुनानगर के मुगलावली गांव में इसके अवशेष मिले हैं, जो इसकी प्राचीन उपस्थिति का प्रमाण देते हैं। यमुनानगर के मुगलावली में इसके अवशेष मिले हैं उस गांव में, जो इसके प्राचीन उपस्थिति का प्रमाण देते हैं। यहीं सरस्वती के किनारे महर्षि वेदव्यास ने महाभारत जैसे महाकाव्य की रचना की। महाकाव्य कौन सा? महाभारत। इसकी रचना किसने की? महर्षि वेदव्यास ने। कहाँ पर? सरस्वती नदी के किनारे पर। यमुनानगर के मुस्तफाबाद गांव में भी सरस्वती नदी के बहने के सबूत मिले हैं। यमुनानगर के ही किस गांव में? मुस्तफाबाद गांव। पहला मुगलावली गांव, दूसरा मुस्तफाबाद गांव में भी इसके सरस्वती नदी के बहने के सबूत मिले हैं, जिसके कारण इस गांव का नाम बदलकर सरस्वती नगर कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? मुस्तफाबाद गांव का नाम सरस्वती नगर कर दिया गया है। नरकातारी तीर्थ भी इसी नदी के किनारे पर स्थित है। कौन सा तीर्थ है? सरस्वती नदी के किनारे पर नरकातारी तीर्थ, यह भी एक इस पवित्र नदी के किनारे पर स्थित है। हरियाणा सरकार ने इस अमूल्य विरासत को संरक्षित रखने के लिए हरियाणा सरस्वती विकास बोर्ड का गठन किया है। किसका? हरियाणा सरस्वती विकास बोर्ड का गठन किया है इस अमूल्य विरासत सरस्वती नदी को संरक्षित रखने के लिए। प्राचीन समय में हरियाणा वास्तव में सरस्वती नदी के किनारे बसता था। यह बात सत्य है कि सरस्वती नदी के किनारे पर हरियाणा जो जिला है वो पहले बसता था। इसके बाद अगर हम चेटांग नदी की बात करें तो इसका प्राचीन नाम क्या है? चेटांग नदी का द्रसदवती। चेटांग नदी का पुराना नाम द्रसदवती है। एक नदी और है राक्षी, एक छोटी धारा, एक बड़ा संगम। यह यमुनानगर के बिलासपुर के नजदीक शाहपुर से लाडवा कुरुक्षेत्र तक जाती है। राक्षी नदी यमुनानगर के बिलासपुर के नजदीक शाहपुर से लाडवा यानी कुरुक्षेत्र तक जाती है और चेटांग नदी में मिल जाती है। दक्षिणी नदियां, हरियाणा की दक्षिणी नदियों की अगर बात करें तो दक्षिणी नदियों में पहले आती है साहिबी नदी। साहिबी नदी राजस्थान से हरियाणा तक का सफर। यह एक प्रसिद्ध प्रमुख दक्षिणी नदी है। इसका उद्गम स्थान क्या है? राजस्थान में जयपुर से 113 किलोमीटर दूर मनोहरपुर और जीतगढ़ के पास बहरोड पहाड़ी। कहां से निकलती है साहिबी नदी? साहिबी नदी राजस्थान में जयपुर से 113 किलोमीटर दूर मनोहरपुर और जीतगढ़ के पास बहरोड पहाड़ियों से ये साहिबी नदी निकलती है, जयपुर से 113 किलोमीटर दूर। तो राजस्थान के अलवर को पार करके कोट कासिम के नजदीक हरियाणा के रेवाड़ी जिले में प्रवेश करती है। हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है? रेवाड़ी जिले के कोट कासिम के नजदीक ये हरियाणा में प्रवेश करती है, अलवर को पार करके। रेवाड़ी में इस नदी पर मसानी बैराज बना हुआ। कौन सा बैराज बना हुआ है? रेवाड़ी में मसानी बैराज साहिबी नदी पर बना हुआ है। रेवाड़ी से होते हुए यह गुरुग्राम के लाहौरी गांव के नजदीक झज्जर में प्रवेश करती है। झज्जर में कहां से प्रवेश करती है? गुरुग्राम के लाहौरी गांव के निकट झज्जर में प्रवेश कर जाती है और फिर नजफगढ़ झील दिल्ली में मिल जाती है। कहां पर यह मिल जाती है? नजफगढ़ झील में, दिल्ली के पास, दिल्ली में पड़ता है ये। अंततः यमुना नदी में यह समा जाती है। कहां पर समा जाती है? लास्ट में ये यमुना नदी में ये समा जाती है। साहिबी नदी यमुना की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है साहिबी नदी? यमुना की। और इसकी साहिबी की सहायक नदियां कौन सी हैं? सोता, बार्कनिया नाला और इंदौरी नाला, ये साहिबी की सहायक नदियां हैं। इसके बाद दोहन नदी की हम बात करें
साहिबी की सहयात्री यानी साहिबी नदी के साथ ही बहती है दोहान। दोहान नदी एक मौसमी नदी है, यह एक मौसमी नदी है, साहिबी नदी के साथ यह बहती है और डोसी नामक स्थान से निकलती है और इसकी लंबाई लगभग 50 किलोमीटर है। कितनी लंबाई इसकी? 50 किलोमीटर नदी है दोहान नदी की। ये साहिबी नदी के पास बहती है और डोसी नामक स्थान से यह निकलती है। डोसी की पहाड़ी यानी डोसी नामक स्थान कहां पर है? महेंद्रगढ़ में। इंदौरी, अरावली की दो धाराएं। अरावली की दो धाराएं क्यों? क्योंकि यह दो भागों में टूट जाती है। इंदौरी नदी का उद्गम स्थान नूह के निकट अरावली की पहाड़ियां, अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। ये नूह मेवात के पास, मेवात के निकट अरावली की पहाड़ियों से निकलती है इंदौरी नदी। यहां से निकलने के बाद यह दो भागों में बढ़ जाती है। अरावली की पहाड़ियों से निकलने के बाद इंदौरी नदी दो भागों में बढ़ जाती है। एक भाग रेवाड़ी की तरफ जाता है, एक भाग तो रेवाड़ी की तरफ बह जाता है और दूसरा भाग कहां? पटौदी यानी गुरुग्राम के निकट साहिबी नदी में मिल जाता है। साहिबी नदी में मिल जाता है पटौदी गुरुग्राम के पास। और इंदौरी नदी का प्राचीन नाम क्या है? प्राचीन नाम असोमती है। इंदौरी नदी का प्राचीन नाम क्या है? असोमती। फिर आती है कृष्णावती। कृष्णावती नदी अरावली से विलुप्ति की ओर। तो यह राजस्थान की अरावली पहाड़ियों से निकलती है। कहां से निकलती है? राजस्थान की अरावली पहाड़ियों से। इंदौरी कहां से निकलती है? नूह की अरावली पहाड़ियों से निकलती है। और कृष्णावती राजस्थान की अरावली पहाड़ियों से निकलती है और सबसे पहले हरियाणा में नारनौल के पास प्रवेश करती है। कहां से? नारनौल, महेंद्रगढ़। तो ये नारनौल के पास प्रवेश करती है और अंत में बहरोड नाले में लुप्त हो जाती है। कहां पर? बहरोड नाले में ये लुप्त हो जाती है। तो ये नदियां हैं हरियाणा की मुख्य रूप से। और अब इन्हीं नदियों के बेस पे हम अब एमसीक्यू देखेंगे, अपनी तैयारी को और भी बेहतर करेंगे हम। तो चलिए अब हम इसके एमसीक्यू शुरू करते हैं। यमुना नदी, हरियाणा की जीवन धारा किस नदी को कहा जाता है? हरियाणा की जीवन धारा यमुना नदी को कहा जाता है। यमुना नदी हरियाणा की जीवन धारा। यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? यमुना नदी कहाँ से उदय होती है? बंदरपूछ की पश्चिमी ढलानों से। बंदरपूछ की पश्चिमी ढलानों से ये उदय होती है और उत्तराखंड की गढ़वाल हिमालय, गढ़वाल हिमालय उत्तराखंड में जो है उसकी बंदरपूछ की पश्चिमी ढलानों से इसका यमुना नदी का उद्गम होता है। यमुना नदी उत्तराखंड के किस हिमालय क्षेत्र से निकलती है? कहाँ से? गढ़वाल हिमालय, गढ़वाल हिमालय से ये निकलती है। यमुना नदी हरियाणा में लगभग कितने किलोमीटर का सफर तय करती है? 320 किलोमीटर। हरियाणा में यमुना नदी कितने किलोमीटर की बहती है? 320 किलोमीटर। यमुना नदी हरियाणा के किस स्थान से प्रवेश करती है? कहाँ से ये हरियाणा में प्रवेश करती है? ताजेवाला के उत्तर में कालेसर। यमुनानगर से ये, यमुनानगर के ताजेवाला के उत्तर के कालेसर से ये हरियाणा में प्रवेश करती है। यमुना नदी हरियाणा में प्रवेश करने के बाद किन जिलों से होकर गुजरती है? तो यमुनानगर से जब ये प्रवेश करती है तो उसके बाद ये करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल, ये दिल्ली में भी जाती है और उसके बाद पलवल के हसनपुर से ये उत्तर प्रदेश में, यूपी में ये एंट्री कर जाती है। यमुना नदी पर हरियाणा में कौन से महत्वपूर्ण कुंड है? हथनी कुंड बैराज ताजेवाला यमुनानगर में बना है यमुना नदी पर ये। यमुना नदी पर फरीदाबाद में कौन सा बांध? फरीदाबाद में अनंगपुर बांध। कौन सा बांध है? फरीदाबाद में अनंगपुर बांध यमुना नदी पर ये बना हुआ है। यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदी जो उत्तराखंड से निकलती है उसका क्या नाम है? टोंस। उत्तराखंड से निकलती है ये टोंस नदी। ये यमुना नदी की एक प्रसिद्ध सहायक नदी है। यमुना नदी अंततः किस नदी में समा जाती है? गंगा नदी की सहायक नदी है। गंगा नदी में मिल जाती है प्रयागराज में। यमुना नदी गंगा से किस स्थान पर मिलती है? इलाहाबाद, प्रयागराज। इलाहाबाद इसका प्राचीन नाम था और अब क्या हो गया इसका नाम? प्रयागराज में ये मिल जाती है गंगा नदी से। यमुना नदी की कुल लंबाई कितनी है? यमुना नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1376 किलोमीटर। 1376 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। और हरियाणा में इसकी लंबाई कितनी है? हरियाणा में इसकी लंबाई कितनी है यमुना नदी की? 320 किलोमीटर ये हरियाणा में ये बहती है, 320 किलोमीटर। गंगा नदी की प्रिय सहायक नदी किसको कहा गया है? यमुना नदी को। यमुना नदी हरियाणा में किस राज्य से अलग करती है? यूपी को अलग करती है, उत्तर प्रदेश को ये अलग करती है।
यमुना नदी किस प्रकार की नदी है? बारहमासी नदी है। यमुना नदी कभी सूखती नहीं है, ये हर समय इसमें पानी रहता है। मौसमी नदी कौन सी है? घग्गर नदी मौसमी नदी है। घग्गर नदी को किस प्रकार की नदी है? ये मौसमी नदी को कौन सी है? घग्गर। घग्गर नदी का उद्गम स्थल क्या है? घग्गर नदी कहाँ से उसका उसका उद्गम होता है? हिमाचल प्रदेश के शिमला के पास डागसाई। शिमला के पास डागसाई, शिमला कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में ये है। हिमाचल प्रदेश के डागसाई से ये घग्गर नदी का उद्गम होता है। घग्गर नदी हरियाणा में सबसे पहले कहाँ प्रवेश करती है? कालका। कालका कहाँ पर है? पंचकुला। पंचकुला के कालका में ये घग्गर नदी हरियाणा में सबसे पहले प्रवेश करती है। घग्गर नदी हरियाणा के किस जिलों से होकर गुजरती है? घग्गर नदी किस जिलों से होकर गुजरती है? ये उत्तर पश्चिम भाग में ये बहती है घग्गर नदी। तो पंचकुला के कालका से ये प्रवेश करती है। इसके बाद ये पंचकुला के बाद अंबाला, कैथल, फतेहाबाद और फिर सिरसा। इसके बाद कहाँ पर? राजस्थान में चली जाती है, हनुमानगढ़ में। तो घग्गर नदी अंत में राजस्थान के किस जिले में रेत में खो जाती है? कहाँ पर? हनुमानगढ़ में। पाकिस्तान में घग्गर नदी को क्या कहा जाता है? हाकरा नदी इसको बोला जाता है। घग्गर नदी हरियाणा किस हिस्से में बहती है? उत्तर पश्चिम में ये बहती है। राजस्थान के हनुमानगढ़ में ये रेत में समा जाती है। घग्गर की सहायक नदियों में कौन शामिल नहीं है? कौशल्या इसकी सहायक नदी है घग्गर की। मारकंडा भी है। टोंस नहीं है। टांगरी भी है। टोंस किसकी सहायक नदी है? उत्तराखंड से जो निकलती है और किससे मिल जाती है? ये यमुना नदी से मिल जाती है, उत्तराखंड से निकलकर। मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या है? अरुणा। मारकंडा का प्राचीन नाम क्या है? अरुणा। और इसका उद्गम स्थल क्या है मारकंडा का? हिमाचल प्रदेश के नाहन के पास शिवालिक पहाड़ियां। मारकंडा शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश के नाहन के पास। मारकंडा नदी हरियाणा में जिले में सबसे पहले प्रवेश कहाँ करती है? अंबाला। मारकंडा अंबाला से हरियाणा में प्रवेश करती है। और मारकंडा नदी हरियाणा की झील में बहती है? सनीसा झील। मारकंडा सनीसा झील कुरुक्षेत्र में ये बहती है। मारकंडा नदी कैथल में किस नदी में मिल जाती है? घग्गर नदी। मारकंडा कैथल के पास किस नदी में मिल जाती है? घग्गर नदी में। मारकंडा की सहायक नदी कौन सी है? मारकंडा की सहायक नदी रण, बेगना और नकटी। रण, बेगना और नकटी मारकंडा की सहायक नदियां हैं। टांगरी नदी के बारे में पढ़ेंगे। टांगरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? टांगरी नदी मोरनी की पहाड़ियों से, पंचकुला से ये निकलती है। मोरनी की पहाड़ियों से टांगरी नदी। टांगरी नदी अंबाला के मुलाना के पास किस नदी में मिल जाती है? टांगरी नदी अंबाला के मुलाना के पास मिल जाती है। कौन सी नदी में? मारकंडा नदी में ये मिल जाती है। टांगरी की सहायक नदियां कौन सी है? बलियारी और आमरी। बलियारी और आमरी किसकी सहायक नदियां हैं? टांगरी नदी की। सरस्वती नदी। सरस्वती नदी वर्तमान में किस स्थिति में ये विलुप्त हो चुकी है? सरस्वती नदी एक विलुप्त नदी है। सरस्वती नदी का उद्गम स्थल किसको माना गया है? हिमाचल प्रदेश के सिरमौर की बर्फीली पहाड़ियाँ। हिमाचल के सिरमौर की बर्फीली पहाड़ियाँ। सिरमौर जिला जो हिमाचल प्रदेश का, वहाँ की बर्फीली पहाड़ियों से इसका उद्गम माना गया है सरस्वती नदी का। सरस्वती नदी के अवशेष हरियाणा के किस गांव में मिले हैं? मुगलावली। 2 गांव मिले हैं, मुगलावली, और दूसरे का नाम तो बदल ही दिया है, क्या कर दिया है? तो इसके अवशेष कहाँ पर मिले हैं? मुगलावली। किस महर्षि ने महाभारत जैसे महाकाव्य की रचना सरस्वती नदी के किनारे की थी? महर्षि व्यास ने वेद व्यास ने किसकी रचना की? महाकाव्य महाभारत की रचना सरस्वती नदी के किनारे पर की थी। यमुनानगर के किस गांव का नाम बदलकर सरस्वती नगर कर दिया गया? सरस्वती नगर किसका नाम कर दिया गया है? मुस्तफाबाद। मुस्तफाबाद में भी सरस्वती नदी के अवशेष मिले हैं, इसलिए इसका नाम मुस्तफाबाद से बदलकर सरस्वती नगर कर दिया गया है। और नरकातारी तीर्थ भी इस नदी के किनारे पर है। सरस्वती नदी के किनारे पर है नरकातारी तीर्थ। हरियाणा सरकार ने सरस्वती नदी के संरक्षण के लिए किस बोर्ड का गठन किया है? हरियाणा सरस्वती विकास बोर्ड का इसके विकास के लिए, सरस्वती नदी के संरक्षण और विकास के लिए हरियाणा सरस्वती विकास बोर्ड का हरियाणा सरकार ने इसका गठन किया है। प्राचीन समय में हरियाणा मुख्य रूप से किस नदी के किनारे बसा हुआ था? सरस्वती नदी के किनारे प्राचीन काल में हरियाणा बसा हुआ था। चेटांग नदी का पुराना नाम क्या है? दर्शदवती। चेटांग नदी को दर्शदवती के नाम से भी जानते थे। ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख है जिसके बारे में बताया गया कि यह अरब सागर में गिरती है? सरस्वती नदी अरब सागर में गिरती है, ऋग्वेद में इसका उल्लेख किया गया है। राक्षी नदी यमुनानगर के किस स्थान से निकलती है?
बिलासपुर के निकट शाहपुर से। राक्षी नदी बिलासपुर के निकट शाहपुर से निकलती है, यमुनानगर के इस स्थान से। राक्षी नदी किस नदी में मिल जाती है? और चेटांग नदी में मिल जाती है। राक्षी नदी चेटांग में मिल जाती है। हरियाणा की दक्षिण नदियों की बात करते हैं। हरियाणा के दक्षिण भाग में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? साहिबी नदी एक हरियाणा के दक्षिण में बहने वाली एक सहायक नदी है, मतलब प्रमुख नदी है। साहिबी नदी, साहिबी नदी का उद्गम स्थान क्या है? साहिबी नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? राजस्थान के मनोहरपुर और जीतगढ़ के पास बहरोड पहाड़ियाँ। साहिबी नदी दक्षिणी एक प्रमुख दक्षिणी नदी है। इसका उद्गम स्थान क्या है? राजस्थान में मनोहरपुर और जीतगढ़ के पास बहरोड पहाड़ी। साहिबी नदी राजस्थान के किस शहर को पार करके हरियाणा में प्रवेश करती है? अलवर शहर को पार करके ये हरियाणा में प्रवेश करती है। कहाँ से? रेवाड़ी के कोट कासिम में। साहिबी नदी हरियाणा के किस जिले में कोट कासिम के निकट प्रवेश करती है? रेवाड़ी जिले के कोट कासिम के निकट ये हरियाणा में प्रवेश करती है, अलवर से निकलकर। रेवाड़ी में साहिबी नदी पर कौन सा बैराज बना हुआ है? मसानी बैराज। मसानी बैराज रेवाड़ी में साहिबी नदी पर बना हुआ है। और यमुना नदी पर कौन सा बैराज बना हुआ है? अथनीकुंड बैराज ताजेवाला। साहिबी नदी गुरुग्राम में किस गांव के निकट झज्जर में प्रवेश करती है? झज्जर में प्रवेश कर जाती है साहिबी नदी गुरुग्राम के किस गांव के पास? लाहौरी गांव के पास। साहिबी नदी अंततः दिल्ली के किस झील में मिल जाती है? साहिबी नदी दिल्ली के किस झील में मिलती है? नजफगढ़ झील। नजफगढ़ झील जो दिल्ली में पड़ता है, नजफगढ़, उसमें ये मिल जाती है। और अंत में किस प्रमुख नदी में समा जाती है? यमुना नदी में ये समा जाती है साहिबी नदी। साहिबी नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी की सहायक नदी है। इसमें लास्ट में ये इसमें मिल जाती है यमुना नदी में। साहिबी की सहायक नदियाँ कौन सी है? साहिबी नदी जो है इसकी सहायक नदियाँ हैं सोता, बारकनिया नाला और इंदौरी नाला। सोता, बारकनिया नाला और इंदौरी नाला साहिबी की सहायक नदियाँ हैं। दोहन नदी, दोहन नदी किस प्रकार की नदी है? ये भी एक मौसमी नदी है। दोहन नदी मौसमी नदी है। दोहन नदी का उद्गम स्थान क्या है? डोसी नामक पहाड़ी, डोसी नामक स्थान इसका महेंद्रगढ़ में जो पड़ता है, दोहन नदी का ये उद्गम स्थान है। दोहन नदी लगभग कितने किलोमीटर लंबी है? 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर लंबी दोहन नदी है। और इंदौरी नदी का उद्गम स्थान नू के निकट अरावली की पहाड़ियाँ। इंदौरी नदी कहाँ से निकलती है? नू, मेवात के निकट अरावली पहाड़ियों से ये निकलती है। इंदौरी नदी नू से निकलने के बाद कितने भागों में बढ़ जाती है? ये 2 भागों में ये बढ़ जाती है। इंदौर नदी का एक भाग पटौदी गुरुग्राम के निकट किस नदी में मिल जाता है? साहिबी नदी में। पटौदी गुरुग्राम के निकट इंदौरी नदी जो है एक भाग तो उसमें साहिबी नदी में मिल जाता है। और इसका प्राचीन नाम क्या है इंदौरी नदी का? असुमती। असुमती नाम इसका प्राचीन नाम है इंदौरी नदी का। कृष्णावती नदी, कृष्णावती नदी का उद्गम स्थान क्या है? राजस्थान की अरावली पहाड़ियाँ। राजस्थान की अरावली पहाड़ियों में कृष्णा नदी निकलती है। और इंदौरी नदी कहाँ से निकलती है? नू की अरावली पहाड़ी। कृष्णावती राजस्थान की अरावली पहाड़ी। कृष्णावती नदी हरियाणा में पहले किस स्थान पर प्रवेश करती है? नारनौल के पास। नारनौल के पास ये प्रवेश करती है कृष्णावती नदी। कृष्णावती नदी अंत में किस नाले में जाकर विलुप्त हो जाती है? बहरोड नाला। बहरोड नाले में जाकर ये कृष्णावती नदी विलुप्त हो जाती है। कुछ सामान्य प्रश्न देखेंगे। मोरनी की पहाड़ियों की ऊंचाई कितनी है? 1214 मीटर। मोरनी की पहाड़ियों की ऊंचाई कितनी है? 1214 मीटर। और मोरनी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी का नाम आप सभी जानते हैं, करो चोटी। मोरनी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। और करो चोटी की ऊंचाई कितनी है? 1514 मीटर। करो चोटी जो मोरनी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है, उनकी उसकी लंबाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है? ये 1514 मीटर। अरावली क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कुलताजपुर, नारनौल, महेंद्रगढ़। अरावली पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी इसको कुलताजपुर कहा जाता है। कुलताजपुर नारनौल में है, महेंद्रगढ़ में ये है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? अरावली क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी जो कौन सी है? कुलताजपुर नारनौल में है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 652 मीटर। 652 मीटर इसकी ऊंचाई है। और करो चोटी की 1514 मीटर। करो चोटी की है 1514 मीटर। हिंदुओं के लिए गंगा और यमुना के संगम किसका सूचक है? पवित्रता का। गंगा और यमुना नदी का संगम कहाँ पर है? इलाहाबाद, जिसको आप क्या बोलते हैं? प्रयागराज। हरियाणा के क्षेत्र में घग्गर नदी अपनी मधुर धुन सुनाती है। उत्तर पश्चिम में ये घग्गर नदी बहती है। उत्तर पश्चिम में राजस्थान में जाकर ये, हनुमानगढ़ में जाकर ये विलुप्त हो जाती है, रेत में ये समा जाती है। किस नदी ने हरियाणा के उत्तर प्रदेश
को सदियों उत्तर प्रदेश को सदियों से अलग रखा है। यमुना नदी हरियाणा उत्तर प्रदेश की सीमा पर बहती है, उनको ये अलग करती है। कौन सी नदी? यमुना नदी। किस नदी पर मसानी बैराज बना हुआ है? साहिबी नदी पर मसानी बैराज बना हुआ है। और दूसरा कौन सा बैराज? हथनीकुंड ताजेवाला, यमुनानगर में, यमुना नदी पर। कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी है और नजफगढ़ झील में मिल जाती है? नजफगढ़ झील में कौन सी मिलती है? साहिबी नदी नजफगढ़ झील में मिल जाती है। आइए, और इसके बाद चेटांग नदी किसका पुराना नाम है? चेटांग नदी का पुराना नाम क्या है? द्रष्टवती। द्रष्टवती किसका नाम है? पुराना नाम चेटांग नदी का।